ये आपकी सॉइल की सरफेस है, ठीक है, ये वाली मैंने आपकी सॉइल की सरफेस है, इसके नीचे यहाँ पर एक बीज लगाया, ठीक है, ये बीज के अंदर सबसे पहले नीचे निकलेगी रेडिकल, ठीक है, रेडिकल निकलेगी, वहाँ से निकलेगी रूट, ठीक है, इस तरह से निकलेगी, और ऊपर से निकलेगा प्लूमल, फिर वहाँ से बनेगा शूट, स्टेम बन जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है सीट के नीचे निकलता है, इसको बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। रेडिकल से क्या निकलती है, रूट निकलती है, सबसे पहले जो उसके रूट्स होते हैं, हेयर रूट होते हैं, वो निकलते हैं, ठीक है। ये जो होती है वो टेम्परेरी रूट होती है, क्या होती है, टेम्परेरी होती है, ये वाली रूट होती है क्या होती है, टेम्परेरी होती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीट के बारे में, गेहूं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वीट की बात करें तो वीट के अंदर कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। इसका बॉटनिकल नेम देखते क्या हो, बॉटनिकल नेम की बात करें वीट का जो बॉटनिकल नेम होगा वो होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम के लिए मैंने, क्योंकि ट्रिटिकम एस्टिवम सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, परसेंटेज की बात करें तो 87% के आसपास ट्रिटिकम एस्टिवम कल्टीवेट किया जाता है। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि वीट का बॉटनिकल नेम बताओ, तो आप बताओगे ट्रिटिकम एस्टिवम। और भी कई सारी स्पीसीज होती है, ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, ट्रिटिकम मोनोकोकम होता है ना, लेकिन अगर बॉटनिकल नेम पूछेगा तो ट्रिटिकम एस्टिवम हम बताएंगे। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लगभग 87% के आसपास एरिया और प्रोडक्शन में ये कल्टीवेट की जाती है। किस फैमिली के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो वीट है हमारा वो ग्रेमनी फैमिली के अंदर आता है, ग्रेमनी ये बोल दो या पोएसी बोल दो, ग्रेमनी या पोएसी, ठीक है, ग्रेमनी या फिर पोएसी फैमिली के अंदर आता है। ओरिजिन भी इसका पूछ लिया जाता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जब हम वीट की बात करते हैं तो वीट के अंदर जो ओरिजिन आएगा वो आएगा साउथ वेस्ट एशिया, लेकिन जब हम राइस की बात करेंगे तो राइस का जो ओरिजिन होगा वो होगा साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो W फॉर वीट होता है और W फॉर वेस्ट, इससे आप याद रख सकते हो। तो वीट का जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। W फॉर वेस्ट और W फॉर वीट, इससे आप याद रख सकते हो। अब इसकी बात करें क्रोमोसोम नंबर की, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर भी पूछ लिया जाता है। अब गेहूं के अंदर 3 प्रकार के क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के प्लांट होते हैं, हेक्साप्लॉइड प्लांट होता है, टेट्राप्लॉइड प्लांट होता है और डाइप्लॉइड प्लांट होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर की बात करें, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, क्रोमोसोम लिख लेना, क्रोमोसोम नंबर। तो सबसे पहले बात करें हेक्साप्लॉइड प्लांट की, तो हेक्साप्लॉइड प्लांट का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, 2n = 42, ये हो जाएगा हेक्साप्लॉइड प्लांट के लिए। टेट्राप्लॉइड प्लांट की बात करें तो 2n = 28 हो जाएगा, और हम बात करें डाइप्लॉइड प्लांट की तो 2n = 14 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे लिख लेना फॉर हेक्साप्लॉइड प्लांट, फॉर टेट्राप्लॉइड प्लांट और फॉर डाइप्लॉइड प्लांट, इन तीनों प्लांट के लिए अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। अब हेक्साप्लॉइड के अंदर, टेट्राप्लॉइड के अंदर, डाइप्लॉइड के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं, कौन कौन से स्पीसीज आती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें वीट की, तो वीट जो है बच्चों सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। वीट इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। जो गेहूं है उसमें अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अभी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर वो सेम प्लांट में हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग प्लांट में हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे तो ये अलग से टॉपिक है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है पॉलिनेशन। तो अभी ये जान लो खाली वीट जो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वीट इज लॉन्ग डे प्लांट। कौन सा प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। ये लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसको 12 घंटे से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता है, ठीक है, 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता है, वो वाला प्लांट आपका लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आता है। शॉर्ट डे का मतलब क्या होता है, 12 घंटे से कम लाइट की आवश्यकता है। और जो न्यूट्रल प्लांट होता है, डे न्यूट्रल प्लांट, उसमें कोई भी लाइट का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 12 घंटे ज़्यादा मिल जाए कम पड़ जाए, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो लॉन्ग डे होता है उसमें 12 घंटे से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है। जितनी भी रबी क्रॉप होगी, रबी सीजन की जो क्रॉप होती है वो सारी लॉन्ग डे के अंदर आती है, ठीक है। वो जो खरीफ वाली होती है, खरीफ सीजन की जो क्रॉप होती है वो सारी शॉर्ट डे के अंदर आती है। जैसे राइस हो गया, राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ वाली शॉर्ट डे के अंदर आएगी। और जो रबी वाली है, जैसे गेहूँ रबी क्रॉप है, तो रबी वाली लॉन्ग डे के अंदर आएगी, ठीक है। और डे न्यूट्रल वाली एक्सेप्शन है, वो आप याद कर लेना।
एक और पॉइंट की बात करें तो वीट जो है वो क्या है, वीट इज C3 प्लांट। कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट। ठीक है, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, C3 प्लांट क्या होता है, C4 क्या होता है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल है पूरी, ये अलग से किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखो, वीट जो है आपका C3 प्लांट है। ठीक है, वीट की हम इन्फ्लोरेंस की बात करें, इन्फ्लोरेंस की बात करें तो इसका जो इन्फ्लोरेंस होता है वो क्या होता है, ईयर होता है, या उसी को हम स्पाइक बोल देते हैं, या ईयर हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ईयर EAR, ईयर, स्पाइक हो गया SPIK स्पाइक, और ईयर हेड EARHEAD, ईयर स्पाइक और ईयर हेड भी हम इसको बोल सकते हैं। इन्फ्लोरेंस क्या होता है, जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, जो फ्लावर के ऊपर ग्रुप्स होते हैं कई सारे फ्लावर के, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेंस, जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट होता है वीट में। ठीक है, एक क्वेश्चन और वीट के ऊपर पूछा जाता है, इसमें ड्वार्फिंग जीन कौन सा होता है, ड्वार्फिंग जीन। ठीक है, जो गेहूं का बोनापन होता है वो किस जीन की वजह से होता है, तो वो जीन है आपका नोरिन 10, नोरिन 10। ये नोरिन 10 किससे क्रॉस बना है, नोरिन 10 बना है सीरोदारुमा और टर्की से। यहां पे लिख लो सीरोदारुमा और टर्की, ये दोनों वैरायटी का क्रॉस करके नोरिन 10 बना है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीट का जो ड्वार्फिंग जीन है वो कौन सा है, नोरिन 10। अब बात करते हैं टेस्ट वेट की। टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 दानों का वेट। ठीक है, जितने भी छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें हम टेस्ट वेट कैलकुलेट करते हैं, तो 1000 दाने का जो वेट होता है वो होता है टेस्ट वेट। ठीक है, गेहूं की 1000 दाने का वेट 1000 ग्रेन वेट। ठीक है, 1000 जो दाने हैं गेहूं के उसका वेट होता है। ठीक है, तो गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है। लेकिन जब हम गेहूं के मिमिक्री वीट यानी फ्लेरिस माइनर की बात करें तो फ्लेरिस माइनर का जो वेट होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है, बहुत ही हल्का होता है। फ्लेरिस माइनर, इसको गेहूं के मामा के नाम से भी जानते हैं। इसका वेट होता है टेस्ट वेट 2 ग्राम, यानी फ्लेरिस माइनर के 1000 दाने का जो वेट होगा वो होगा 2 ग्राम। ठीक है, बहुत ही हल्का होता है, इसलिए इजीली ये तो पूरे खेत में फैल सकता है। दोनों एक दूसरे के मिमिक्री है, बिल्कुल सेम टू सेम। इनिशियल स्टेज में तो इसको हम पहचान भी नहीं सकते कौन सा गेहूं है और कौन सा गेहूं का मामा है। ठीक है, इसको पहचान भी नहीं सकते, बहुत खतरनाक वीट है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया इन वर्ल्ड। मैक्सिमम एरिया किसके पास है वर्ल्ड में, मैक्सिमम एरिया इन वर्ल्ड। ठीक है, और हम बात करेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बात करें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एरिया है वो हमारे इंडिया के पास है। ठीक है, हमारे इंडिया के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया है वीट का, पूरे वर्ल्ड में हम कंपेयर करें। लेकिन हम जब बात करेंगे प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन किसके पास ज़्यादा है, प्रोडक्शन है चाइना का। प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है, चाइना। एरिया हमारे पास है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एरिया हमारे पास ज़्यादा है वीट का, लेकिन जब से प्रोडक्शन की बात होगी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना। ठीक है, इसी तरह से हम जब इंडिया में बात करेंगे, इन इंडिया, देखो जिस स्टेट का, इंडिया में हम जब बात करेंगे जिस स्टेट का एरिया ज़्यादा होगा उसी स्टेट का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया या प्रोडक्शन की बात करें मैक्सिमम एरिया प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी जो है एमपी का भी क्रॉस हो चुका है, एमपी भी पहले नंबर पर आ चुका है, लेकिन अभी जितनी बुक्स है उसमें यूपी दिया हुआ है। ठीक है, एमपी में भी क्रॉस कर लिया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, जब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, मैक्स प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। जब हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम पर हेक्टेयर के हिसाब से बात करते हैं। पर हेक्टेयर में
कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो किसकी है, पंजाब की। पंजाब की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। जब एरिया प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा, जब प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, पर हेक्टेयर की बात करेंगे तो वो आपका आएगा पंजाब, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मैंने 3 तरह के प्लांट बताए थे, हेक्साप्लॉइड प्लांट, डाइप्लॉइड प्लांट और टेट्राप्लॉइड प्लांट। ये 3 तरह के मैंने प्लांट बताए थे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेक्साप्लॉइड प्लांट। हेक्साप्लॉइड प्लांट, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएगी स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें, सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाने वाली स्पीसीज है, 87% के आसपास ये कल्टीवेट की जाती है। एरिया प्रोडक्शन में बात करें तो 87% के आसपास ट्रिटिकम एस्टिवम कल्टीवेट की जाती है, ठीक है। इसी को जो है कॉमन ब्रेड वीट, BREAD, ब्रेड, कॉमन ब्रेड वीट के नाम से भी इसको जानते हैं, जो ब्रेड होता है ना, ठीक है। तो कॉमन ब्रेड वीट के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसको मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के नाम से भी जानते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिको में डेवलप किया गया था, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये इंडिया का नहीं है, मैक्सिकन से लाया गया था। नेक्स्ट बात करें, इसी के अंदर हेक्साप्लॉइड के अंदर ही आता है, एक आता है ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरा आता है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। स्पेरोकोकम, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम की बात करेंगे तो हमारा इंडियन ड्वार्फ वीट है, ठीक है। ये भारत का है, इंडियन ड्वार्फ वीट। इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खराब है, इसका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों खराब है, इसलिए इसको कल्टीवेट करता ही नहीं है, ठीक है। ये नाम का इंडियन है लेकिन इसको कल्टीवेट कोई नहीं करता इंडिया में। इंडियन ड्वार्फ वीट है, इसी को क्लब वीट के नाम से भी जानते हैं, CLUB, क्लब वीट, ठीक है। एक और होता है तीसरे नंबर पे ट्रिटिकम वल्गेर, इसको नोट कर लीजिए, ट्रिटिकम वल्गेर। एक और है ट्रिटिकम वल्गेर, ठीक है। तो ये सारे जो है तीनों हेक्साप्लॉइड प्लांट के अंदर आते हैं। कौन कौन से, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम और ट्रिटिकम वल्गेर, ये तीनों जो है हेक्साप्लॉइड प्लांट के अंदर आते हैं, ठीक है। हेक्साप्लॉइड प्लांट का क्रोमोसोम नंबर हमने आपको बता दिया था, कितना होता है, 2n = 42 वीट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेट्राप्लॉइड प्लांट की। टेट्राप्लॉइड प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। टेट्राप्लॉइड प्लांट, टेट्राप्लॉइड प्लांट की बात करें तो इसके अंदर 2 प्लांट आएंगे, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम। सबसे पहले बात करेंगे ट्रिटिकम ड्यूरम के बारे में। ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करें तो इसी को जो है मैक्रोनी वीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो पास्ता वगैरह बनते हैं, पास्ता हो गया, ठीक है, जो गोल गोल पास्ता वगैरह स्टेप्स होता है ना, ठीक है, इस टाइप से पास्ता वगैरह के शेप में, तो इसको मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोनी वीट, ठीक है। ये लगभग 12% के आसपास इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। कितना परसेंट, 12% के आसपास जो हमारे इंडिया के किसान हैं वो इसको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। 12% के आसपास से कल्टीवेट किया जाता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। एक है ट्रिटिकम डाइकोकम, पहला हो गया ट्रिटिकम ड्यूरम, दूसरा है ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम की बात करें तो ये हमारा साउथ इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। 1% के आसपास कल्टीवेशन होता है इसका, कितना, 1% के आसपास, मतलब कल्टीवेशन ना के बराबर होता है। ये कहाँ पर होता है, साउथ इंडिया वाले में, जहाँ पर जो है हमारा इमरवीट, इसको इमरवीट के नाम से भी जानते हैं। उपमा वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं, इमरवीट के नाम से भी जानते हैं। साउथ इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है जहाँ पे उपमा वगैरह बनता है, ठीक है। उपमा वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है ट्रिटिकम डाइकोकम। वीट के अंदर एक प्रोटीन भी होता है, ठीक है। वीट जो है ग्लूटीन प्रोटीन के नाम के लिए जाना जाता है। वीट के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ये लगभग 8 से 10% के आसपास पाया जाता है इसका,
ये क्या बताता है, ये ब्रेड की क्वालिटी को बताता है, कितनी ज़्यादा क्वालिटी ब्रेड की अच्छी है, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा इसमें ग्लूटेन परसेंटेज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा जो है हमारे गेहूं के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, जो गेहूं का आटा बनेगा वो कितना इलास्टिक होता है, जब गेहूं का आटा मसलते हैं तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं बाजरे की, मक्के की, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आटा मसलते हैं उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती। ठीक है, उसमें रोटियां भी ढंग से अच्छी नहीं बनती। तो जितना ज़्यादा ग्लूटेन ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा गेहूं के अंदर रोटी अच्छी बनेगी, उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो इंडिया के जो साइंटिस्ट है वो इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जो हमारी रोटी है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, टेट्राप्लॉइड प्लांट की हमने बात कर ली थी अभी। ठीक है, और प्रोटीन की बात हमने कर ली। टेट्राप्लॉइड प्लांट पे जब क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था 2n = 28 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। अब बात करेंगे हम डाइप्लॉइड प्लांट की। थर्ड नंबर पे है डाइप्लॉइड प्लांट। डाइप्लॉइड प्लांट की बात करें तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n = 14 होता है। 2n = 14 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा बीट आता है, इसमें आता है आपका ट्रिटिकम। ट्रिटिकम को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम इसका होता है, इसको हम इनकॉर्न वेट के नाम से जानते हैं, INEINKORN, इनकॉर्न वेट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम डाइकोकम और ड्यूरम, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम और ड्यूरम, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये आपकी सॉइल की सरफेस है। ठीक है, ये वाली मैंने आपकी सॉइल की सरफेस है, इसके नीचे यहाँ पर एक बीज लगाया। ठीक है, ये बीज के अंदर सबसे पहले नीचे निकलेगी रेडिकल। ठीक है, रेडिकल निकलेगी, वहाँ से निकलेगी रूट। ठीक है, इस तरह से निकलेगी, और ऊपर की साइड निकलेगा प्लूमल, फिर वहाँ से बनेगा शूट, स्टेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, सीड के नीचे निकलता है, इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल से क्या निकलती है, रूट निकलती है। सबसे पहले जो उसके रूट्स होते हैं, हेयर रूट होते हैं, वो निकलते हैं। ठीक है, ये जो होती है वो टेम्परेरी रूट होती है। क्या होती है, टेम्परेरी होती है। ये वाली जो रूट होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, इसको हम सेमिनल रूट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बीज के ऊपर निकलता है उसको बोलते हैं प्लूमल। क्या बोलते हैं, PLUMUL, इसको बोलते हैं हम प्लूमल। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लांट होता है, जब स्टेम होता है, इसमें कई सारे नोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीच बीच में नोड पाए जाते हैं। नोड को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो गन्ने में, जो शुगर केन होता है उसमें अलग से नोड टाइप दिखता है, अलग अलग नोड होते हैं उसमें, वो अलग ही उसमें दिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें नोड होते हैं। ठीक है, नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड। ठीक है, अब ये जो रेडिकल से रूट निकलती है इसको बोलते हैं टेम्परेरी रूट। ये टेम्परेरी होती है, 20 से 25 दिन तक रहती है, उसके बाद ये रिमूव हो जाती है, इसके बाद हट जाती है। तो ये कब तक रहती है, 20 से 25 दिन तक। 20 से 25 दिन तक ये रहती है आफ्टर सोइंग। सोइंग के 20 से 25 दिन तक, डे आफ्टर सोइंग। DAS का मतलब क्या होता है, डे आफ्टर सोइंग, यानी 20 से 25 दिन तक सोइंग के बाद ये टेम्परेरी रूट रहती है, उसके बाद ये हट जाती है। अब ये हट जाएगी तो प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, तो वो मिलेंगे यहाँ पर क्राउन रूट से। ठीक है, 20 से 25 दिन के बाद यहाँ पर बन जाती है क्राउन रूट। इस टाइप से यहाँ पर प्लूमल के यहाँ पर क्राउन रूट आ जाती है। ठीक है, ये एकदम जो सर का ताज होता है ना, जो महाराजा लोग ताज पहनते थे, उस शेप का होता है क्राउन रूट, इसलिए इसको क्राउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्राउन रूट होती है, ये कब आती है, ये क्राउन रूट आती है 20 से 25 दिन बाद आती है। 20 से 25 DAS, सोइंग के 20 से 25 दिन बाद ये आती है। ठीक है, इसी समय इसको पानी भी चाहिए होता है। ठीक है, ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पानी दे देंगे तो क्या होगा, ये जो ऊपर की मिट्टी है ये सूखने लग जाएगी। अगर ऊपर की मिट्टी सूखने लग जाएगी तो ये जो क्राउन रूट है यहाँ से जो है प्लांट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ से प्लांट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये क्राउन रूट डैमेज हो जाएगी, और क्राउन रूट अगर डैमेज हो गई तो फिर प्लांट आपका मर जाएगा। ठीक है, तो क्राउन रूट को बचाने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी हम देते हैं। ये पहली मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, ये 20 से 25 दिन बाद आती है, इससे पानी देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है,
ये आपने गेहूं में देखा होगा, इस टाइप से ऊपर इन्फ्लोरेंस रहता है, ठीक है। इस टाइप से ऊपर इन्फ्लोरेंस जो होता है इसका फ्लावर वाला पर ऊपर जो जब स्पाइक आता है उसको स्पाइक हो गया, ईयर हो गया, जो हमने बात करी थी वो यहाँ वाला पार्ट होता है स्पाइक या ईयर हेड, ठीक है। स्पाइक और ईयर वाला पार्ट होता है। यहाँ पर होता है नोड, ठीक है, जो नोड की मैंने अभी बात करी थी नोड होता है। यहाँ पर भी कुछ कुछ देर में थोड़ी थोड़ी जगह में नोड होते हैं। नोड के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। यहाँ पर एक और नोड होता है जो लोवेस्ट नोड होता है, वहाँ से एक लीफ निकलती है, ठीक है, इस टाइप से एक लीफ निकलती है। ये जो लीफ होती है ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, कितनी, इसको बोलते हैं फ्लैग लीफ। क्या बोलते हैं? फ्लैग लीफ, ठीक है। ऊपर आपका इन्फ्लोरेंस है स्पाइक और ईयर वाला, ठीक है। नीचे आपका एक नोड से निकलती है फ्लैग लीफ। ये फ्लैग लीफ जो होती है 56% के आसपास फोटोसिंथेसिस करती है, 56% के आसपास फोटोसिंथेसिस करती है। और यही जो है पूरे प्लांट को न्यूट्रिशन पहुंचाती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप फोटोसिंथेसिस करेगी उतनी ज़्यादा जो है आपका स्पाइक अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर ये फ्लैग लीफ अगर नहीं होगी तो ये जो स्पाइक है, ठीक है, ये अच्छे से नहीं बनेंगे। स्पाइक हो गया, ये जो इन्फ्लोरेंस वाला पार्ट है। क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है वीट के अंदर कौन सी लीफ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, तो फ्लैग लीफ जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, लगभग 56% के आसपास ये फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। मेथड ऑफ सोइंग की, मेथड्स ऑफ सोइंग, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वो है सीड ड्रिल मेथड। ज़्यादातर जो किसान हैं वो सीड ड्रिल से करते हैं, ठीक है। सीड ड्रिल मेथड से ज़्यादातर वीट की सोइंग होती है, ठीक है। सीड ड्रिल जो है मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन। अधिकतर किसान इसी मेथड से वीट की सोइंग करते हैं। उसके बाद है आपकी ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं कई किसान, ठीक है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होती। जो ज़्यादातर जो अवेयर है किसान वो इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। एक होती है आपकी डिबलिंग। ये जो डिबलिंग है ये किसान लोग नहीं करते, ये जो रिसर्च स्टेशन है, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो डिबलिंग करते हैं, ठीक है, हाथों से करते हैं। डिबलिंग मेथड क्या होती है, इसमें हाथों से अपन सोइंग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट टू प्लांट और रोड टू रोड डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होती है, फॉर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जो है डिबलिंग मेथड यूज़ होती है। एक और अभी मेथड आई है जो प्रचलन में है, ठीक है, जो ज़्यादा चल रही है, ट्रांसप्लांटिंग। ये नई मेथड है, ट्रांसप्लांटिंग पहले नहीं होती थी, ये बाद में आई है, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग भी होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल से जो है सोइंग इसकी करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बीज दर, सीड रेट, सीड रेट की बात करें तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम सीड रेट इसमें लेते हैं, ठीक है। अगर आप लेट हो गए हो, लेट सोइंग कर रहे हो, तो लेट में क्या होगा, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सीड बढ़ाना होंगे, अगर आप लेट हो गए हो, ठीक है। लेट सोइंग में क्या बात होगा, लेट सोइंग की जब बात करेंगे तो लेट सोइंग में हो जाएगा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। नॉर्मल में हम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं, लेकिन अगर लेट हो गए हो तो 25 हम बढ़ा देंगे, तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखेंगे, ठीक है। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग की बात करें तो प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस इसमें मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि हम सीड ड्रिल से जब डालते हैं तो सीड ड्रिल में क्या होता है, जब 2 से 3 बीज एक जगह पे ही गिर जाते हैं, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन रो टू रो डिस्टेंस हम मेंटेन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। रो टू रो डिस्टेंस की बात करें तो 22.5 सेंटीमीटर के आसपास, 22.5 सेंटीमीटर इसमें रो टू रो डिस्टेंस रखी जाती है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस, ये रो टू रो डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये रो टू रो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ पर प्लांट लगते हैं, इस रो में प्लांट लगाएंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एक ही जगह पर 2-3 बीज गिर जाते हैं जब हम सीड ड्रिल से डालते हैं, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन रो टू रो डिस्टेंस हम मेंटेन कर सकते हैं 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सोइंग डेप्थ की बात करें, कितनी डेप्थ रखना चाहिए, 6 से 7 सेंटीमीटर। गेहूं में 6 से 7 सेंटीमीटर की जो है डेप्थ रखनी चाहिए, ठीक है। सॉइल एंड क्लाइमेट की, मिट्टी कौन सी चाहिए, क्लाइमेट कौन सा सूटेबल है गेहूं में। तो गेहूं की बात करें तो गेहूं एक कौन सा क्रॉप है, रबी क्रॉप है। गेहूं क्या है, रबी क्रॉप है, रबी सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए, रबी क्रॉप है, ठीक है। तो इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो कैसा चाहिए, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड ठंडा और सूखा वातावरण,
कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। जब हम राइस में बात करते हैं तो राइस में क्या होता है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। राइस का जब खेत होता है, आपने जब गए होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। आप जब खेत में जाओगे राइस की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा पसीने में हो जाओगे, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। लेकिन जब हम वीट की खेती करते हैं तो वीट में जो है ठंडा वातावरण और सूखा वातावरण चाहिए। कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट वीट के अंदर चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेन फॉर्मेशन की, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रेन फॉर्मेशन की बात करें, तो इसमें चाहिए 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए ग्रेन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जब जर्मिनेशन की बात करें, तो जर्मिनेशन के लिए चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है पूरी क्रॉप के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। जब हम ग्रेन फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो दाना है ग्रेन होता है उसका जब फॉर्मेशन होगा जब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। जब उसको जर्मिनेशन होता है, जब वो प्लांट निकलता है, ग्रोथ होती है, जर्मिनेशन होता है, जब उसको 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए, ठीक है। और टिल्डरिंग की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेकिन हम टिल्डरिंग की बात करें तो टिल्डरिंग का जो टेम्परेचर है वो होता है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लें क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में होता है और टिल्डरिंग जो है 16 से 20 के बीच में होता है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो टिल्डरिंग का टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, 16 से 20 के बीच में होना चाहिए, इसको नोट कर लेना। सॉइल कौन सी बेस्ट होती है, इसमें हम सॉइल की बात करें गेहूँ में, सॉइल जो है इसके लोमी सॉइल इसमें अच्छी मानी जाती है। लोमी सॉइल इसमें बेस्ट मानी जाती है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश, इंडिया के अंदर जो उत्तर प्रदेश रीजन है वहाँ पर जो है एल्यूवियल सॉइल अच्छी बेस्ट मानी जाती है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो एल्यूवियल सॉइल, ALWVIAL, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल ALLUVIAL, एल्यूवियल सॉइल जो है अच्छी मानी जाती है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश रीजन में। जो बेस्ट अगर पूछेगा कि वीट के लिए कौन सी सॉइल अच्छी मानी जाती है, लोमी सॉइल। अगर लोमी नहीं होगा तो एल्यूवियल वहाँ पर दिया हुआ होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ पर NPK का रेशियो क्या होना चाहिए, NPK का जो रेशियो हम देंगे वो कितना देंगे, 120:60:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या रेशियो रहेगा इसका, 120 नाइट्रोजन, 60 पोटेशियम और 40 पोटाश, ठीक है। NPK का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 120:60:40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इरिगेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। तो सारी क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो सबसे पहले जो क्रिटिकल स्टेज है वो है हमारी CRI, ग्राउंड रूट इनिशिएशन, ठीक है। फुल फॉर्म इसको लिख लेना, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। ग्राउंड रूट इनिशिएशन कब आती है, 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद, DAS मतलब डे आफ्टर सोइंग, सोइंग के 20 से 25 दिन बाद ग्राउंड रूट इनिशिएशन हो जाती है। और ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, यहाँ पर पानी चाहिए। अगर किसी किसान के पास कम पानी है तो उसको यहाँ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज है, यहाँ पर पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेज आती है टिलरिंग, TILLERING, टिलरिंग आती है 40 से 45 दिन बाद, ठीक है। 20 का गैप चलेगा, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है, फिर 60 आएगा, ठीक है। तो 40 से 45 दिन बाद टिलरिंग स्टेज आती है। उसके बाद आती है आपकी लेट ज्वाइंटिंग। लेट ज्वाइंटिंग की बात करें तो ये कब आती है, 60 से 65 दिन बाद आती है। इसके बाद आती है फ्लावरिंग, चौथे नंबर पे। फ्लावरिंग स्टेज कब आती है, ये आती है 80 पे 95 दिन बाद। यहाँ से थोड़ा मैथमेटिक्स गड़बड़ा जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पर 20 का डिफरेंस चल रहा था, 65 की बाद सीधे 95 आ गया, ठीक है। तो 80 से 95 दिन बाद, 80 से 95 दिन बाद फ्लावरिंग स्टेज आती है। उसके बाद आती है आपकी मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज।
मिल्किंग स्टेज कब आती है? ये आती है 100 से 105 दिन बाद। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी ग्रेन फिलिंग और डो स्टेज। ग्रेन फिलिंग बोल दो या डो बोल दो, ग्रेन फिलिंग या डो स्टेज, DOUGH। ये कब आती है? ये आती है आपकी 115 से 120 दिन बाद। ठीक है, 115 से 120 दिन बाद ये आती है। कौन सी? ग्रेन और डो स्टेज। तो इसको नोट कर लीजिए। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर किसी किसान के बाद एक ही इरीगेशन अवेलेबल है तो वो कौन सी स्टेज में देगा? अगर एक इरीगेशन अवेलेबल होगा तो उसको देना पड़ेगा CRI, क्योंकि CRI जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, यहाँ पर पानी देना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर पानी नहीं देंगे तो जो क्राउन रूट है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी देना ही होगा। तो जो क्राउन रूट है वो परमानेंट रूट होती है। ठीक है, जो पहले आपको मैंने बताई थी, नीचे वाली जो रूट होती है वो टेम्परेरी होती है, और जो क्राउन रूट आती है वो परमानेंट रूट होती है। ठीक है, वो हमेशा रहती है। तो इसमें आपको पानी देना ही होगा। उसके बाद अगर किसी किसान के पास 2 इरीगेशन अवेलेबल है, ठीक है, तो पहला इरीगेशन उसको देना है CRI स्टेज में और दूसरा उसको देना है फ्लावरिंग वाली स्टेज में। ठीक है, पहला CRI में देना है, उसके बाद दूसरा फ्लावरिंग में देना है। अगर किसी किसान के पास, ये लिख लेना कॉपी में, ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना। अगर किसी किसान के पास 3 इरीगेशन है तो 3 इरीगेशन अवेलेबल है, तो पहला उसको देना होगा CRI में, उसके बाद अल्टरनेट हम चलेंगे। ठीक है, पहला CRI में, उसके बाद तीसरे नंबर पर लेट जॉइंटिंग में, उसके बाद 5वें नंबर पर मिल्किंग में। ठीक है, अल्टरनेट हमको चलना होगा, 3 इरीगेशन अवेलेबल होंगे। तो ये कॉपी में लिख लेना। चलो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं 1 इरीगेशन है, एक इरीगेशन अवेलेबल है तो उसको देना होगा CRI स्टेज में इरीगेशन। ठीक है, अगर 2 इरीगेशन अवेलेबल है तो पहला वो देगा CRI में, दूसरा वो देगा फ्लावरिंग में। ठीक है, अगर 3 इरीगेशन अवेलेबल है तो पहला तो देगा CRI में, फिर अल्टरनेट हम चलेंगे। ठीक है, पहले देगा CRI में, उसके बाद जो देगा वो देगा लेट जॉइंटिंग में। ठीक है, लेट जॉइंटिंग में वो तीसरा देगा मिल्किंग स्टेज, तीसरा देना पड़ेगा मिल्किंग में। ठीक है, CRI, लेट जॉइंटिंग और मिल्किंग। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम नोट कर लीजिए। अगर इरीगेशन मेथड पूछी जा रही है, वीट के अंदर इरीगेशन मेथड कौन सी होगी, तो वो होगी स्ट्रिप बॉर्डर मेथड, STRIP, स्ट्रिप बॉर्डर। ठीक है, स्ट्रिप STRIP BORDER, स्ट्रिप बॉर्डर मेथड जो है इरीगेशन में यूज होती है यहाँ पर वीट के अंदर। अगर कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है वीट के अंदर पूछा जाए, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी? अगर ऐसा पूछता है एग्जाम मेरा, वाटर रिक्वायरमेंट बताओ, तो आप क्या बताओगे? वाटर रिक्वायरमेंट होगी 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, 45 से 65 के बीच में। पैंतालीस से 65 के बीच में वाटर की रिक्वायरमेंट गेहूं के अंदर होती है। आपने गेहूं के अंदर पढ़ा भी होगा प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी, सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी। क्या होता है प्राइमरी इंट्रोड्यूस? प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी। ठीक है, ऐसी वैरायटी जो कि किसी दूसरे देश से हमारे देश में लाई गई है और उसको बिना जेनेटिक बदलाव, बिना चेंज किए अपने देश में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसी और देश से लाके हमारे देश में यूज़ करना बिना जेनेटिक बदलाव के, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी। तो कौन कौन सी वैरायटी दूसरे देश से हम लाए हैं? सोनारा 63 लाए हैं, 64 लाए हैं, सोनारा 63, सोनारा 64, डर्मा रोजा मायो। ठीक है, सोनारा 63, 64, डर्मा रोजो मायो, ये जो है प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी। और जो सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी है कौन कौन सी है? सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी। सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी का मतलब क्या होता है? दूसरे देश से जो वैरायटी लाए हमारे इंडिया में, उसमें हम कुछ जेनेटिक बदलाव कर दिए। ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे 614 सेग्रेटिंग लाइन से, उसको यूज़ करते जो सिलेक्शन मेथड जो होती है, सिलेक्शन मेथड से उसमें जेनेटिक बदलाव कर दिया और उसको फिर हमारे इंडिया में यूज़ करना। ठीक है, तो जेनेटिक बदलाव करके हमारा जो इंडिया में यूज़ करी जा रही है, ऐसी वैरायटी को हम सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी बोलते हैं। जिसमें कौन कौन सी आ जाएगी? इसमें आ जाएगी आपकी सोनालिका हो गया, और आपका कल्याण सोना हो गया, कल्याण सोना। ठीक है,
तो ये ऐसी वैरायटी जो दूसरा जैसे लाए है उसमें जेनेटिक बदलाव किए गए, ठीक है, सिलेक्शन मेथड हो गया है, जितने भी जो है चेंज मेथड होती है, तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी, सोनालिका और कल्याण सोना। नोट कर लीजिए इसको। वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें होता है एक तो आपका कॉन्वोल्वुलस वीड, कॉन्वोल्वुलस वीड होता है एक तो, ठीक है। एक होता है सोरगम हेल्पिंस, ठीक है। एक होता है फेलेरिस माइनर होता है। एक होता है एवेना पटुआ, ठीक है। एक होता है चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है। ये जो कॉन्वोल्वुलस वीड है ये आपका आता है ऑब्जेक्शनल वीड के अंदर। ये जब वीड हम अलग से किसी वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे ऑब्जेक्शनल वीड क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्वोल्वुलस वीड आता है ऑब्जेक्शनल वीड के अंदर। किसके अंदर आता है? ऑब्जेक्शनल वीड के अंदर ये आता है, ठीक है। सोरगम हेल्पिंस की बात करें तो ये आता है आपको हॉरिबल वीड के अंदर, HORIBLE, हॉरिबल वीड के अंदर आता है, ठीक है। फ्लेरिस माइनर हो गया, फ्लेरिस माइनर और एवेना पटुआ ये दोनों आते हैं आपके सैटेलाइट वीड के अंदर, वीड के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो फ्लेरिस माइनर है, एवेना पटुआ, चिनोपोडियम एल्बम, ये तीनों एक ग्रुप में आते हैं। ये तीनों की हम बात करें तो तीनों एक ग्रुप में आते हैं, वो ग्रुप का नाम है एसोसिएटिव वीड, एसोसिएटिव वीड, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव वीड, ठीक है। एसोसिएटिव वीड में तीनों आ जाएंगे। सैटेलाइट वीड में दो आएंगे, फ्लेरिस माइनर आएगा और एक एवेना पटुआ आएगा। एसोसिएटिव वीड में तीनों आ जाएंगे, फ्लेरिस माइनर, एवेना पटुआ और चिनोपोडियम एल्बम। और एक और आपका होता है मिमिक्री वीड। ये जो फ्लेरिस माइनर है ये आपका आएगा मिमिक्री वीड के अंदर। किसके अंदर आएगा? मिमिक्री वीड के अंदर आएगा आपका फ्लेरिस माइनर, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। फ्लेरिस माइनर जो है मिमिक्री वीड के अंदर आता है, MIMCRYWEED, मिमिक्री वीड, ठीक है। ये तीनों जो है एसोसिएटिव वीड के अंदर आते हैं, ये दोनों सैटेलाइट वीड के अंदर आते हैं। सोरगम हेल्पिंस हॉरिबल वीड के अंदर आता है और कॉन्वोल्वुलस वीड जो है आपका ऑब्जेक्शनल वीड के अंदर आता है। वीडिसाइड, खरपतवार को मारते कैसे? वीडिसाइड का मतलब क्या होता है? साइड मतलब होता है किल, यानी खरपतवार को मारना। वीड को जो किल करता है वो होता है वीडिसाइड, ठीक है। वीडिसाइड बोल दिया, हर्बिसाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो 2,4-D यूज होता है, 2,4-D यूज होता है। 2,4-D क्या करता है? जितने भी ब्रॉड लीफ है, ब्रॉड लीफ खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं, ब्रॉड लीफ के जो वीड होते हैं उनको किल करता है कौन? 2,4-D, ठीक है, हर्बिसाइड है। और आपके जो फ्लेरिस माइनर होता है, फ्लेरिस माइनर को किल करने के लिए हम यूज करते हैं आइसोप्रोटिरोन। क्या यूज करते हैं? आइसोप्रोटिरोन। इससे हम किल करते हैं किसको? फ्लेरिस माइनर को। या इसकी जगह हम एक और यूज करते हैं सल्फोसल्फ्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन। आइसोप्रोटिरोन पहले ये ज़्यादातर ये यूज़ होता था, लेकिन आजकल ये सल्फोसल्फ्यूरोन भी यूज़ हो रहा है, SULPHORON, ठीक है। सल्फोसल्फ्यूरोन भी आजकल यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो आइसोप्रोटिरोन से जब हम वेट को किल कर रहे थे फ्लेरिस माइनर को, तो अब क्या हो गया? वो रेजिस्टेंट हो गया है। जैसे पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? सल्फोसल्फ्यूरोन का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है आइसोप्रोटिरोन से जो फ्लेरिस माइनर है वो नहीं बढ़ता है, तो वहाँ पर सल्फोसल्फ्यूरोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यील्ड की उपज जो है इसे नॉर्मली 40 से 45 कुंटल
प्रति हेक्टेयर निकलती है, 40 से 45। ठीक है, कई ऐसी वैरायटी भी आ गई जो 60 से 65 कुंटल भी दे रही है। ठीक है, जो हम नॉर्मली बात करें तो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड निकलती है, उपज निकलती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग कब करते हैं इसकी? हार्वेस्टिंग कब करते हैं? जब 20 से 25% मॉइस्चर होता है ग्रेन में। जो ग्रेन होता है उसका, उसमें 20 से 25% जब मॉइस्चर होता है, ठीक है, 20 से 25% जब मॉइस्चर होता है, जब इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, स्टोरेज का परसेंटेज क्या है? जो बीज है इसको स्टोर करेंगे तो कितना परसेंटेज इसमें मॉइस्चर होना चाहिए? स्टोरेज की जगह में जो मॉइस्चर होना चाहिए 12%। 12% के आसपास मॉइस्चर सीड में होना चाहिए। तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपसे पूछ ली जाती है। मॉइस्चर की बात करेंगे ग्रेन की, तो 20 से 25% हार्वेस्टिंग के समय होना चाहिए, कटाई के समय होना चाहिए। और जब स्टोर की बात है, जब स्टोरेज करते हैं, जब स्टोर की बात आती है, तो उसमें सीड में 12% के आसपास मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी, मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बोनी होती है। ड्वार्फ मतलब क्या होता है? बोनी हो, उसमें 3 जीन है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी। ठीक है, गेहूं के अंदर बोनापन किसके कारण होता है? ड्वार्फिंग जीन कौन है? नोरिन 10। नोरिन 10 के कारण गेहूं के अंदर बोनापन होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो ये ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी है। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी कौन सी होती है? आपको हीरा है, हीरा हो गई, मोती हो गई, ये वेराइटी के नाम है। ठीक है, हीरा, मोती हो गई, लाल बहादुर हो गया, ये सारी जो है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, गर्मी का सीजन होता है बुआई के पहले, तो उसमें हम फील्ड प्रिपरेशन कर ही लेते हैं। क्या क्या करते हैं? उसमें डीप प्लगिंग करते हैं। ठीक है, एमबी प्लाव होता है, आपका एमबी प्लाव से डीप प्लगिंग कर देते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर चलाते हैं 2-3 बार। कल्टीवेटर चलाने के बाद लेवलिंग कर देते हैं। ठीक है, उसमें आपको FIM डालना है, मैन्योर डालना है, तो हम उसमें 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें FIM डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम फील्ड प्रिपरेशन में भी कर देते हैं, ये हर गर्मी में हम करते हैं। तो ये आज का जो आपका वीड है पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक सोइंग टाइम का रह गया था, सोइंग कब करते हैं? सोइंग टाइम रह गया था। सोइंग किसे कब करते हैं? सोइंग इसके करते हैं 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक इसकी सोइंग हो जाना चाहिए, इसकी बुआई हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर ही बोलते हैं, फर्स्ट फोर्टनाइट, FORTNIGHT। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर 14 तारीख तक, 14 दिन इसके अंदर होते हैं। तो शुरू के 14 दिन होते हैं नवंबर के। ठीक है, 15 तारीख तक इसकी बुआई हो जाना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पूछा जाता है। गेहूं का सोइंग टाइम पूछा जाता है, तो सोइंग टाइम 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर देना चाहिए। तो वीट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए ठीक।